यह कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, यह कहानी है उस ईमान की जो तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है। जब दुश्मन ताकत में हो, जब रास्ते बंद हो जाएं और जब उम्मीद सिर्फ अल्लाह से हो, तब पैदा होता है गाजी। यह कहानी है कुर्बानी की, वफादारी की और उस जज्बे की जो इंसान को जिंदा भी रखता है और अमर भी बना देता है। इस कहानी को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आखिरी लम्हा आपके दिल पर लिख दिया जाएगा। वेलकम टू RS विद ताल्हा, जहां हर दास्तान आपका इंतजार कर रही है। गाजी, किस्त नंबर 13। ये शख्स फौजी मुसलमान अफसरों और हिंदू अफसरों की गालियों से बेजार था, बल्कि किसी हद तक बागी भी था। कोई रिश्तेदार भी नहीं था और हेडक्वार्टर के एक सीनियर अफसर का बैटमैन था। हालात ने इसका काफी पहले ही ब्रेन वॉश कर दिया था और बाकी मैं कर सकता था। एक मुश्किल ये थी कि मैंने हिंदू होने का लिबास ओढ़ रखा था। अपनी असलियत जाहिर करने में 50-50 चांस थे। एक ये कि क्या वो मेरा साथ देगा या फिर मेरा भेद जानकर अपने हिंदू अफसरों को खुश करने के लिए भारत माता का सेवक बनने की कोशिश करेगा। मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, मगर इसके लिए मुझे प्लानिंग करने की जरूरत थी। मैंने उठते हुए अब्दुल करीम से कहा कि मैं तुम्हारी बातों से बहुत मुतासिर हुआ हूँ और तुम्हारे लिए जरूर कुछ न कुछ करूंगा। मैंने उसे कहा कि मेरी आमद का कर्नल साहब को मत बताना। बातें तो वो कर चुका था और साथ डर भी रहा था कि मैं ये गुफ्तगू कर्नल साहब को ही न बता दूं। उसने कहा कि साहब, आप कर्नल साहब को कुछ न बताइएगा, मेरी जबान तो हरगिज नहीं खुलेगी। मैंने लखनऊ में उस दुकानदार का नाम और मोहल्ले का वकूआ पूछा तो उसने बता दिया। मैं चाहता था कि उसकी कही हुई बातों की सच्चाई जान सकूं। उसे 500 रुपए देकर मैं वहां से रुखसत हो गया और मेरा दिमाग इस मामले में और कुछ करने के लिए ताने बाने बुनने लगा। बहुत सोच विचार के बाद मैंने अब्दुल करीम से काम लेने का फैसला कर लिया, लेकिन उससे पहले उसकी मुकम्मल छानबीन जरूरी थी। शाम को मैं अपने साथियों से मिलने उनके घर गया तो मालिक मकान घर में था। मकान की ऊपरी मंजिल की छत की सीढ़ियां अगरचे ड्योढ़ी में थीं, लेकिन मकान के दरवाजे से गुजरकर ही सीढ़ियों तक पहुंचा जा सकता था। दरवाजा मालिक मकान ने ही खोला। मैंने उसे अपना नाम अजहर अली बताया और मैंने कहा कि मेरा एक कारोबारी वाकिफकार यहाँ रहता है। मालिक मकान ने मुझे ऊपर जाने की इजाजत दे दी। मेरे सारे साथी यहाँ अपने असली नामों से ठहरे हुए थे, ताकि कहीं गलत नाम मुंह से निकल जाने की सूरत में भेद न खुल जाए। मैंने अपने साथियों के साथ एक कमरे में मीटिंग की और कहा कि एक शख्स के कोई हाथ मालूम करने के लिए लखनऊ जाना है। सभी जाने को तैयार थे, लेकिन मैंने 2 का इंतखाब किया और लखनऊ में आपस में एक दूसरे से फासले पर रहने को कहा। उस दुकानदार जिसने अब्दुल करीम की परवरिश की थी, अब्दुल करीम की मुकम्मल छानबीन और कोई रिश्तेदार हो तो उसके पूरे कोइफात और मालूमात लेनी थी। मेरे दोनों साथी रात को ही ट्रेन से जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने उन्हें 3 दिन दिए कि अपनी सारी कार्रवाई मुकम्मल करके चौथे दिन वापस आ जाएं। कई तरह की एहतियाती तदबीरें और दूसरे जरूरी हिफाजती इंतजामात को सामने रखते हुए काम पूरा करने को कहकर मैं वापस होटल आ गया। अगले रोज शाम को मैं कर्नल शंकर के पास गया। वो हमेशा की तरह लॉन में मय की महफिल जमाए बैठा था और अब्दुल करीम बरामदे में हर हुक्म बजा लाने के लिए खड़ा था। अब्दुल करीम ने आंखों ही आंखों में सिर झटकाकर मुझे सलाम दिया। कर्नल भी मूड में था। मुझे देखते ही कहने लगा, हेलो मिस्टर पामिस्ट, प्लीज कम एंड ज्वाइन। मैंने बैठकर इधर उधर की बातें शुरू कर दी ताकि जो मौजू कर्नल को पसंद आए उसी पर बात करें। वो शायद मेरा नाम भूल चुका था, इसीलिए बार बार मिस्टर पामिस्ट कहकर मुखातिब कर रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, कर्नल साहब, मैं चाय बेचता हूँ और मेरा नाम विनोद है और आप मुझे पामिस्ट कह रहे हैं। कर्नल ने साफ अल्फाज में कहा कि मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं रहा था और पामिस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने पहली ही मुलाकात में मेरा माजी खोलकर मेरे सामने रख दिया था। मैंने कहा कि मैं पामिस्ट्री की इजाद से भी वाकिफ नहीं हूँ, अलबत्ता फेस रीडिंग में थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ और वो भी अपने कारोबार में मुख्तलिफ लोगों से मिलने की वजह से उनके मूड को देखकर चेहरे के तासुरात से कुछ अंदाजा लगा लेता हूँ। आपके चेहरे पर साफ लिखा था कि आपकी फैमिली नहीं है, वरना आपको सरकारी बंगला मिल सकता था।
क्लब की रौनकों को छोड़कर आप अपनी अलग महफिल सजाते हैं, बकौल आपके कि आपका हल्का ये अहबाब बहुत छोटा है, थोड़ा है। आप अपनी शाम मयनोश में गुजारते हैं और तन्हाई पसंद हैं। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि माजी की कुछ यादें हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, और आप भी उन यादों को खुद से अलग नहीं करना चाहते। और ऐसी याद जवानी में मोहब्बत की ही हो सकती है। कर्नल गौर से मेरी बातें सुन रहा था और मैंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा कि चूंकि मैं भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल से दो चार रहा हूँ, इसलिए आपके दर्द को बखूबी समझ गया। बकौल किसी शायर के कुछ इस तरह से सजाए हैं हमने वीराने कि अहले शहर भी आते हैं जी को बहलाने। मैं तो चाहता हूँ कि हर शाम आपके साथ गुजारूं, लेकिन महज इसलिए रोज नहीं आता कि ऐसी यादों में खोने वाला अपनी तन्हाई में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं करता। इस मौजू पर और न जाने मैंने क्या क्या कहा, लेकिन जब मैं खामोश हुआ तो ये सख्त गिर कर्नल मोम की तरह पिघल चुका था। लॉन में जलती नीलगुण लाइट्स में उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। कर्नल कुछ देर सर झुकाए कुर्सी की बैग के साथ टेक लगाए बैठा रहा। जब वो खुद पर काबू पा चुका तो बोला, मैंने अपने माजी के मुतालिक सिर्फ अपने खास 3-4 दोस्तों को ही बताया था। आज तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम बिन बताए इतना कुछ मेरे माजी को कुरेद चुके हो। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और रावियन हूँ। मैंने अनजान बनते हुए पूछा कि रावियन से क्या मुराद है। हालांकि मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जिला कचहरी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। ये कॉलेज बर्रे सगीर की तकसीम से पहले बेहतरीन कॉलेज माना जाता था और इसके तलबा खुद को रावियन कहते थे। कर्नल ने भी यही मुझे बताया और कहा कि कॉलेज में एक शीला भनोट नामी ईसाई से उसे मोहब्बत हो गई थी। वो उसकी क्लास फेलो थी और ये एक तरफा मोहब्बत नहीं थी, बल्कि आग दोनों तरफ यकसां भड़की हुई थी। मैं कॉलेज के नुमायां तलबा में था और तैराकी में कॉलेज की टीम का कैप्टन था। मैंने फैसला किया था कि ग्रेजुएशन के बाद ICS इंडियन सर्विस का इम्तिहान दूंगा। शीला भी यही चाहती थी। हम दोनों ने इम्तिहान इकट्ठे दिया। हम दोनों के घर कूपर रोड पर थे। मेरे पिताजी पंजाब गवर्नमेंट में मुलाजिम थे। हम दोनों के घर वाले हमारी मोहब्बत से आगाह थे। वो एक दूसरे से अक्सर मिलते रहते थे। अप्रैल 47 में लाहौर भी हिंदू मुस्लिम फसादात की लपेट में आ गया। मेरी 2 बहनें थीं जिनकी शादी नहीं हुई थी। एक शाम फसादियों ने हमारे घर के सामने वाले घर को आग लगा दी। वो घर मुसलमानों का था। मेरे पिताजी जो दिल के मरीज थे, ये मंजर देखकर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो सुर्गबाश हो गए। फसादियों की शरंगेजी पर तो चंद रोज में काबू पा लिया गया, लेकिन पिताजी की मौत ने हमें उजाड़ दिया। हमारे पास जमा पूंजी न होने के बराबर थी। घर का सारा बोझ मुझ पर आ पड़ा था। मैंने रंग महल में एक दुकान पर वक्ती मुलाजमत हासिल कर ली। उम्मीद थी कि पिताजी के फंड्स वगैरह मिल जाएंगे तो मैं ICS की तैयारी शुरू कर दूंगा। शीला के घर वालों पर हमारी माली कमजोरी का राज खुल चुका था और वो लोग कुछ कुछ खिंचे खिंचे से रहने लगे। इसी दौरान शीला के लिए एक इंडियन क्रिश्चियन कैप्टन का रिश्ता आया। शीला ने भी मुझसे दूर रहना शुरू कर दिया था। मैंने शीला को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। मैंने उसे गुजरे दिनों की बातें, कसमें और वादे याद दिलाए, लेकिन सब बेफायदा साबित हुए। और फिर एक दिन शीला उस कैप्टन की दुल्हन बनकर चली गई, लेकिन मेरे दिल से न निकल सकी। मैं अपनी बेसरो सामानी के बोझ तले दबा हुआ शीला को गिरजे से कैप्टन की दुल्हन के रूप में निकलते हुए देखता रहा, मगर कुछ कर न सका। मुझे एक चुप सी लग गई थी। इसी दौरान तकसीम हिंद हो गई और मैं अपनी माता और बहनों को लेकर भारत चला आया। मेरा आबाई घर जो लाहौर में था, वो मेरे वालिद के दोस्त ने मुनासिब दामों में खरीद लिया था और भारत जाकर उन पैसों से अपनी बहनों के हाथ पीले किए। कुछ अरसा बाद मेरी माता भी चल बसी और मैं बिल्कुल यकता रह गया। मैंने फौज ज्वाइन कर ली। देहरादून में 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद 2nd लेफ्टिनेंट बना। मैंने पूरी कोशिश की कि शीला को दिल से निकाल दूं, लेकिन उसकी मोहब्बत और याद की जड़ें दिल की इतनी गहराई तक पहुंच चुकी थीं कि नाकाम रहा। कर्नल की दुखती रग पर मेरा कुछ ऐसा हाथ पड़ा कि उसके जज्बात के सारे बंधन टूट गए। वो बताता चला गया, 65 की पाक भारत जंग के दौरान मैं एक इन्फेंट्री कंपनी का कमांडर था और लाहौर सेक्टर पर मेरी कंपनी तैनात थी। मेरे रैकी करने वाले जवानों ने बताया कि पाक की एक बड़ी रानी तोप, रानी या शेरनी, जो 250 पाउंड का गोला 22 मील तक फेंक सकती है, की लोकेशन उन्होंने देख ली है। मैं अगर चाहता
तो अपनी कंपनी को बताकर उस तोप को तबाह करवा सकता था, लेकिन मैं अपनी आर्टिलरी को न बता सका। अगरचे हमारा मौसिलाती राब्ता अपनी आर्टिलरी से कट चुका था, लेकिन उन तक पैगाम पहुंचाने के और भी बहुत से जराए थे। ये शायद लाहौर से शीला की मोहब्बत की वजह से हुआ, जो लाहौर में रहती थी, कि मैं अपना फर्ज न निभा सका। इस जुर्म की पादाश में मुझे दफ्तरी उमूर पर लगा दिया गया। मैंने शादी नहीं की। अपने दफ्तरी औकात के बाद मेरा ज्यादा वक्त तन्हाई और शराब नोशी में गुजरता है। कर्नल ने और भी बहुत सी बातें की जिनसे मैंने अंदाजा लगाया कि कर्नल भारतीय फौज से भी नालाउम है और गैर महसूस तौर पर अपनी जाती वजहात की बुनियाद पर पाकिस्तान के भी उतना खिलाफ नहीं है जितने दूसरे भारतीय फौजी खिलाफ हैं। रात करीब 12 बजे हमारी महफिल बर्खास्त हुई और मैं कर्नल शंकर के मुताल्लिक मुतजाद ख्यालात के हुजूम में घिरा हुआ अपने होटल वापस पहुंचा। यहाँ पाकिस्तान की रानी और शेरनी तोपों के मुताल्लिका कुछ खारैन को बताना चाहता हूँ। ये दूसरी हेवी होवित्जर तोपों की एक किस्म है जो अमेरिका ने अच्छे वक्तों में पाकिस्तान को दी थी। इनमें चलने वाला गोला 250 पाउंड का होता है और 22 मील तक इनकी रेंज है। 100 मीटर के दायरे में इसका गोला हर चीज तबाह कर देता है। इन तोपों के चलने की आवाज इतनी तेज होती है कि तोप चलाने वालों के कानों के पर्दे फट जाते हैं। इसलिए इन तोपों के करीब पानी के बड़े बड़े टब रखे जाते हैं। गोला चलाने वाले तोपची अगरचे कानों पर साउंड प्रूफ कवर लगाने के बावजूद धमाके की आवाज से बचने के लिए गोला चलाते वक्त पानी में कूद जाते हैं ताकि धमाके की शिद्दत कम महसूस हो। 65 और 71 की जंगों में इन तोपों ने लाहौर के तहफ़्फ़ुज़ में नुमायां किरदार अदा किया था। भारतीय अफ़वाज इनके गोलों की आवाज से कांप जाते थे और उल्टे पांव अपने मोर्चों में दुबक जाते थे। कर्नल शंकर ने शराब के नशे में अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख दिया था। मुझे ट्रैप करने के लिए ये उसकी चाल भी हो सकती थी। अब्दुल करीम और शंकर की बातें सच्ची भी हो सकती थीं और गलत भी। इन हालात में मुझे अपना हर कदम फूंक फूंक कर उठाना था। मैंने दोनों बातों के एक एक फिक्रे का तज्जिया करना शुरू कर दिया और बिलाखिर ये फैसला किया कि जब तक मेरे साथी लखनऊ से वापस नहीं आ जाते मुझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। करतारपुर के एटमी बिजली घर के मुतालिक चूंकि हमें पाकिस्तान में ब्रीफ नहीं किया गया था और ये मिशन इंतहाई अहम नौइयत का था, इसलिए मैंने हर मुमकिन जराए से मालूमात इकट्ठा करने का फैसला किया। न्यूक्लियर एनर्जी से मुताल्लिक किताबें तो मैं पहले ही ले चुका था और उनका मुताला भी शुरू कर दिया था। अब मैं चाहता था कि वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम के मुताल्लिक भी जानकारी हासिल करूं। कारिन, आप मेरी और मेरे साथियों की जहनी कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं। दुश्मन मुल्क में हिंदू बनकर रहना और उसकी दिफाई नौइयत की हसास और क्लासिफाइड मालूमात हासिल करना और हर वक्त पकड़े जाने के खौफ ने हम पर शदीद जहनी दबाव डाल रखा था। हमारे चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। रातों को नींद में अक्सर चौंक जाते थे। अपनी कैफियत तो मैं जानता था, मेरे साथियों ने भी अपनी जहनी कैफियत बता दी थी। पाकिस्तान में दौरान एक ट्रेनिंग जब ऐसी कैफियत से दो चार होते तो हमें एक मस्किन दवा इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी। हमने ये दवा इस्तेमाल की तो 1 हफ्ते बाद ही हमारा चैन जहनी तनाव कम होने लगा। लखनऊ जाने वाले मेरे दोनों साथी चौथे रोज लौट आए और अब्दुल करीम के मुताल्लिक मुफस्सल मालूमात लेकर आए थे। दुकानदार ने अब्दुल करीम की कही हुई तमाम बातों की तस्दीक कर दी थी। जारी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।